मिडिल ईस्ट में दशकों से एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा था जो अचानक एक खुले संघर्ष में कैसे बदल गया। चलिए एक टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये आग कैसे भड़की और ये हमें किस खतरनाक भविष्य की तरफ ले जा सकती है। तारीख थी 7 अक्टूबर 2023। वक्त था सुबह के 6:30 का। इजराइल में ज्यादातर लोग अभी जाग ही रहे थे कि अचानक आसमान में सायरन की एक भयानक आवाज गूंजने लगी। और फिर जरा सोचिए, सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट। ये कोई आम हमला नहीं था, नहीं, ये तो बस उस चिंगारी की शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगाने वाली थी। तो हुआ क्या था उस दिन? चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो इस पूरी आग की पहली चिंगारी थी। उस वक्त दुनिया को लगा कि ये बस इजराइल और हमास के बीच की जंग है, पर असल कहानी वो इससे कई ज्यादा बड़ी थी। और ये जो आंकड़े हैं ये सच में दिल दहला देने वाले हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। देखिए, हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए, कई लोगों को बंधक बना लिया गया। और फिर जवाब में इजराइल ने गाजा पर इतनी भारी बमबारी की कि मरने वालों का आंकड़ा 50,000 को भी पार कर गया। मतलब एक ऐसी मानवीय त्रासदी जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं थी। कहानी में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और भी था, और वो था ईरान और उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आखिर है क्या भला? देखिए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये ईरान का बनाया हुआ एक, कह सकते हैं कि गठबंधन है। इसका सीधा सा मकसद है मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के असर को खत्म करना। पर मजे की बात यह है कि ईरान कभी सीधे सामने से नहीं लड़ता, वो प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है। मतलब वो दूसरे ग्रुप्स को हथियार और पैसा देता है और उनसे अपनी लड़ाई लड़वाता है। और ये नेटवर्क कितना बड़ा है वो यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हूती और इराक में शिया मिलिशिया, ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। और इन सभी ने इस लड़ाई में अपना अपना रोल निभाया। जैसे हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट बरसाए, तो हूतियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। मतलब सारे के सारे मोरे एक साथ एक्टिव हो गए थे। और जाहिर सी बात है, ये आग सिर्फ गाजा तक तो सीमित रहनी नहीं थी। बहुत जल्द इसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये आग फैली कैसे? देखिए, सबसे पहले लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, एक नया मोर्चा खोल दिया। फिर यमन में बैठे हूतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया का व्यापार, ग्लोबल ट्रेड हिल गया। और बस इसी के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन भी इस जंग में सीधे सीधे कूद पड़े। अब ये कोई क्षेत्रीय लड़ाई नहीं रह गई थी, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो जंग जो अब तक प्रॉक्सी के जरिए, मतलब पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही थी, वो अब एक खुले आमने सामने के टकराव में बदल गई। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, प्रॉक्सी वॉर होती है छिपकर, असली खिलाड़ी पीछे रहता है और बाद में अपनी जिम्मेदारी से साफ इनकार कर सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है वो है आमने सामने की लड़ाई, दो देशों के बीच एक खुली जंग। और अप्रैल 2024 में खेल के सारे नियम ही बदल गए। ईरान ने इतिहास में पहली बार सीधे इजराइल पर एक मिलिट्री हमला किया। 170 से ज्यादा ड्रोन, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। हालांकि इजराइल के आयरन डोम और एरो सिस्टम ने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से 99% हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। लेकिन हमला नाकाम होना एक बात है, और जो संदेश गया वो बिल्कुल साफ था। अब हम छिपकर नहीं लड़ेंगे, अब हम सीधे लड़ेंगे। अब तक हमने जो भी बात की वो सब असल में हुआ था। लेकिन अब हम कहानी के उस हिस्से में चल रहे हैं जो एक काल्पनिक भविष्य पर आधारित है, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है। तो जरा सोचिए कि साल 2026 है और खेल एक बार फिर पूरी तरह से बदल चुका है। इस काल्पनिक सिनारियो के हिसाब से फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। और उनके टारगेट यहाँ देखिए, तेहरान में कमांड सेंटर, नतांज में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और पूरे ईरान में फैली बड़ी बड़ी मिसाइल साइट्स। और फिर दुनिया भर की स्क्रीन्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है ईरानी स्टेट टीवी की तरफ से। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं। लेकिन क्या इससे जंग खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ईरान ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया, एक नई लीडरशिप काउंसिल बनाई और फिर उसने जो जवाबी कार्रवाई की उसने सबको हिला कर रख दिया। इजरायली शहरों पर, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी गई। हिजबुल्ला और हूतियों ने भी अपने हमले फिर से तेज कर दिए और देखते ही देखते पूरा मिडल ईस्ट आग की लपटों में घिर गया। और ये आग सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही महदूद नहीं रही, इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। इसका सबसे पहला और सीधा असर पड़ा इकोनॉमी पर। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जंग से पहले जो तेल $85 प्रति बैरल पर था, वो इस तनाव के बाद सीधा $120 प्रति बैरल के भी पार निकल गया। लेकिन असर सिर्फ आर्थिक नहीं था, असर जियोपॉलिटिकल भी था। दुनिया एक बार फिर कोल्ड वॉर की तरह गुटों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया, जिन्होंने इस हमले की निंदा की। लाल सागर में शिपिंग इतनी खतरनाक हो गई कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स गोते लगाने लगे और यूएन की शांति की सारी अपीलें बस हवा में ही रह गई। इस जंग ने मिडल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया है। हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और एक ऐसा तनाव है जो किसी भी पल एक बड़े धमाके में बदल सकता है। और जैसा कि हमारे सोर्स में कहा गया है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इस जंग में कौन जीतेगा या कौन हारेगा। असली सवाल तो ये है कि इसकी कीमत और कितनी जानें चुकाएंगी। इतिहास कभी रुकता नहीं है और जब अगली मिसाइल दागी जाएगी तो ये दुनिया एक कैसे और किस नए दौर में दाखिल होगी।